जरा सोचिए, एक बहुत ही एक बहुत ही सीक्रेट नेवल बेस है। हाँ। आसमान में करोड़ों डॉलर के सैटेलाइट्स नजर रखे हुए हैं। पानी के ऊपर लेजर और अत्याधुनिक रडार सिस्टम तैनात हैं। सब कुछ एकदम हाईटेक है। बिल्कुल, एकदम अभेद्य। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे कि इस पूरे बेस की अंडर वाटर सिक्योरिटी, यानी पानी के भीतर की सुरक्षा, कोई मशीन नहीं कर रही है, अच्छा। बल्कि एक ऐसा जीव कर रहा है जिसे पगार के नाम पर रोज बस कुछ किलो मछलियां चाहिए। ये सुनने में सच में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज हम उस मोर्चे की बात करने वाले हैं जो पानी के नीचे काम करता है, पूरी तरह से रहस्यमयी है और सबसे बड़ी बात, सांस लेता है। ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। मतलब हम हमेशा युद्ध और रक्षा प्रणालियों को सिलिकॉन, तारों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चश्मे से देखते हैं। हाँ, मशीनों के जरिए। बिल्कुल, लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का केंद्र वो जीवित हार्डवेयर है, जहां प्रकृति की बुद्धिमत्ता को इंसान अपनी सैन्य रणनीतियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य एजेंडा भी है। हमारे सामने जो रिसर्च है, जिनमें द साइलेंट वैनगार्ड मिलिटराइजेशन ऑफ मरीन इंटेलिजेंस शामिल है, और पुष्प रंजन का वो विस्तृत लेख भी है, युद्ध की महत्वाकांक्षा के परोक्ष मोर्चे। बिल्कुल। ये दोनों स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे दुनिया की महाशक्तियों ने भू राजनीतिक दबदबे के लिए डॉल्फिन और सी लायन यानी समुद्री शेरों को एक हथियार में बदल दिया है। एक जीवित हार्डवेयर में। हाँ, जीवित हार्डवेयर। और इस पूरी कहानी में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है, वो है डॉल्फिन का आईक्यू। वो सच में बहुत दिलचस्प है। इंटरनल इंटेलिजेंस होती है। मतलब इंसानों का औसत आईक्यू भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन जानवरों में ये स्तर, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। देखिए, ये आंकड़ा दरअसल हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर इन जीवों को ही क्यों चुना गया। तो इसका सीधा संबंध उनके दिमाग से है। हाँ, 5.3 की ये आंतरिक बुद्धिमत्ता उन्हें जटिल समस्याओं को सुलझाने, इंसानी इशारों को समझने और ऐसे फैसले लेने के काबिल बनाती है जो आज की तकनीक के लिए भी नामुमकिन है। मतलब मशीनें भी वो नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हम एक ऐसे प्राणी को युद्ध के मैदान में उतार रहे हैं जिसकी चेतना को खुद वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। यहीं पर मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है। बताइए। मतलब हमारे पास मंगल ग्रह पर दौड़ने वाले रोवर हैं। हाँ, वो तो है। हम अंतरिक्ष में कमांड भेज सकते हैं। हमारे पास पानी के नीचे जाने वाले करोड़ों डॉलर के ड्रोन्स हैं। तो फिर महाशक्तियां इन जानवरों पर निर्भर क्यों हैं? क्या हमारी आज की उन्नत तकनीक सच में एक डॉल्फिन का मुकाबला नहीं कर सकती? इसका जवाब पानी के भौतिक विज्ञान में छिपा है। मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, प्लीज। देखिए, हवा और अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे बहुत आसानी से सफर करती हैं। बिल्कुल, बिना किसी रुकावट के। लेकिन पानी एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। पानी हवा से लगभग 800 गुना अधिक घना होता है। 800 गुना? हाँ, तो यहाँ रेडियो तरंगे कुछ ही मीटर में दम तोड़ देती हैं। इसीलिए पानी के नीचे चीजों को देखने के लिए हम आवाज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सोनार कहते हैं। अच्छा, वो जो पनडुब्बियों में पिंग की आवाज आती है। बिल्कुल वही। अब इंसान ने जो मशीनें बनाई हैं, वे आवाज भेजती हैं और उनके टकराकर वापस आने का इंतजार करती हैं। ठीक है। लेकिन गहरे मटमैले पानी में या तटीय इलाकों में जहाँ चट्टानें और कीचड़ होता है, वहाँ इंसानी सोनार पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है? मतलब मशीनें उस शोर को अलग नहीं कर पाती? सही कहा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत ही घने कोहरे वाले कमरे में एक तेज फ्लैशलाइट जला दें, तो रोशनी वापस आंखों में ही छुपेगी। एकदम सही। रोशनी कोहरे से टकराकर वापस आएगी और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इंसानी सोनार के साथ उथले पानी में ठीक यही होता है। आवाज चट्टानों और लहरों से टकराकर इतनी बार वापस आती है कि स्क्रीन पर सिर्फ शोर दिखाई देता है। ओ, तो वहाँ इंसान की बनाई तकनीक हार मान लेती है। हाँ, अब इसकी तुलना डॉल्फिन के प्राकृतिक जैविक सोनार से कीजिए, जिसे हम इको लोकेशन कहते हैं। तो डॉल्फिन की ये प्रणाली हमारी मशीनों से अलग कैसे काम करती है? डॉल्फिन अपने सिर के एक खास हिस्से से क्लिक्स निकालती हैं, ध्वनि तरंगों की एक सीरीज। जब ये तरंगे किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं, तो डॉल्फिन का दिमाग उसे सिर्फ एक आवाज के तौर पर नहीं सुनता। तो फिर कैसे? वो उसे एक 3D विजुअल इमेज के तौर पर प्रोसेस करता है। क्या बात कर रहे हैं? एक तस्वीर बन जाती है? हाँ, ये किसी मेडिकल अल्ट्रासाउंड की तरह काम करता है।
डॉल्फिन का जैविक सोनार इतना उन्नत है कि वो ना केवल ये बता सकती है कि कीचड़ के नीचे कोई वस्तु दबी है, बल्कि वो उसका आकार, घनत्व और उसके अंदर क्या है ये भी पहचान सकती है। अंदर क्या है ये भी? बिल्कुल, वो पानी के भीतर एक गोताखोर और एक धातु की बारूदी सुरंग के बीच का फर्क वो भी घने अंधेरे में पलक झपकते पहचान सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक प्राकृतिक पनडुब्बी हो जिसे किसी बैटरी या सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत ही नहीं है। बहुत सटीक उदाहरण है ये। तो वो सिर्फ ये नहीं देख रही कि वहां कुछ है, बल्कि वो उसका एक तरह का अकूस्टिक एक्सरे कर रही है। हाँ, मतलब वो बता सकती है कि एक धातु का पाइप अंदर से खाली है या उसमें बारूद भरा है। एकदम सही। और इसीलिए आज तक हमारी कोई भी तकनीक प्रकृति के लाखों सालों के इस विकास को हरा नहीं पाई है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है ना? जहां सबसे एडवांस्ड मैकेनिकल ड्रोन हार मान लेते हैं, वहां एक प्रशिक्षित डॉल्फिन बिना किसी परेशानी के नेविगेट कर लेती है। तो अगर ये जैविक तकनीक इतनी बेजोड़ है तो जाहिर सी बात है कि महाशक्तियों ने इसका सैन्य फायदा उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं किया। तो ये सब शुरू कब और कैसे हुआ? क्या ये हाल ही की बात है? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनका मरीन मैमल प्रोग्राम 1959 से सक्रिय है। 1959? मतलब शीत युद्ध के टाइम से? हाँ, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। शुरुआत में तो उन्हें खुद नहीं पता था कि कौन सा जानवर सबसे बेहतर रहेगा। तो उन्होंने और भी जानवरों पे टेस्ट किया? हाँ, उन्होंने शार्क, समुद्री कछुओं और यहाँ तक कि कुछ पक्षियों पर भी परीक्षण किए। शार्क? ये तो सच में अजीब है। लेकिन अंततः उन्होंने बॉटलनोज डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लायन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी सीखने की क्षमता और इनका जैविक सोनार अद्वितीय था। समझ में आता है कि डॉल्फिन के पास बेहतरीन सोनार है, लेकिन सी लायन क्यों? उनके पास तो सोनार नहीं होता ना? नहीं, सी लायन के पास इकोलोकेशन नहीं होता। तो फिर उनका क्या काम है? देखिए, उनकी आंखों की रोशनी कम रोशनी वाले पानी में अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। इसके अलावा उनकी दिशात्मक श्रवण क्षमता यानी डायरेक्शनल हियरिंग बहुत सटीक होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वे जमीन और पानी दोनों पर आसानी से आ जा सकते हैं। सी लायन का मुख्य काम हार्डवेयर रिकवरी होता है। हार्डवेयर रिकवरी मतलब खोई हुई चीजें ढूंढना? हाँ, मान लीजिए कोई सीक्रेट मिसाइल का हिस्सा या टेस्टिंग ड्रोन समंदर में गिर गया है। इंसान के लिए उसे खोजना बहुत मुश्किल है। वो तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हो गया। बिल्कुल। ऐसे में एक सी लायन को पानी में उतारा जाता है। उसके मुंह में एक खास तरह का क्लैंप दिया जाता है जिससे एक रस्सी बंधी होती है। सी लायन उस गिरे हुए उपकरण को खोजता है, उस क्लैंप को उपकरण से जोड़ देता है और फिर इंसान नाव से उस रस्सी को खींच लेते हैं। ये सुनने में 1960 के दशक की किसी स्पाई फिल्म जैसा लगता है। एक समुद्री शेर मुंह में हुक लेकर जा रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये एक सच्चाई है। लेकिन अगर अमेरिका 1950 के दशक से ये सब कर रहा था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस दौर में सोवियत संघ हाथ पर हाथ धरे बैठा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूस इस दौड़ में कभी पीछे नहीं रहा। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस का डॉल्फिन को प्रशिक्षित करने का एक लंबा इतिहास रहा है। अच्छा, वहां भी? हाँ, और जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो ये प्रोग्राम यूक्रेन और रूस के बीच झूलता रहा। तो क्या वो प्रोग्राम बंद हो गया? कुछ समय के लिए ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज के समय की बात करें तो साल 2018 में सीरियाई युद्ध के दौरान टार्टस नौसैनिक अड्डे पर रूस द्वारा डॉल्फिन के इस्तेमाल के पुख्ता सबूत मिले हैं। सीरिया में? मतलब ये केवल शीत युद्ध का कोई अवशेष नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये आज के आधुनिक युद्धों का एक सक्रिय हिस्सा है, एक सामरिक सच्चाई। और स्रोतों में एक और देश का भी जिक्र है ना? हाँ, ईरान का। राइट। ऐसा माना जाता है कि ईरान ने साल 2000 में रूस से प्रशिक्षित डॉल्फिन खरीदी थी। तो आप देख सकते हैं कि भू राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदल रहा है। अलग अलग देश अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए इन जानवरों पर निर्भर हो रहे हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मुझे एक चीज उलझन में डाल रही है। बताइए। अगर हम किसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथ में एक जॉयस्टिक होती है। हाँ। हम उसे कोड के जरिए कमांड देते हैं। हाँ। लेकिन एक डॉल्फिन तो मशीन नहीं है। युद्ध के मैदान में इन जानवरों के साथ संवाद कैसे करता है? ये विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत दिलचस्प संगम है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। मतलब उन्हें किसी खास तरीके से ट्रेन किया जाता है। हाँ, मिशन के दौरान डॉल्फिन अपने हैंडलर्स के साथ शारीरिक संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं। शारीरिक संकेत? वो कैसे?
मान लीजिए एक डॉल्फिन गश्त पर है और उसे पानी में कोई बारूदी सुरंग मिलती है, तो वो उसे छूती नहीं है। जाहिर है, वरना तो वो फट जाएगी। बिल्कुल, वो तुरंत पलटकर अपनी नाव के पास वापस आती है। नाव के अगले या पिछले हिस्से पर चप्पू या पैडल लटके होते हैं। अच्छा। डॉल्फिन आकर एक विशिष्ट पैडल को अपनी नाक से थपथपाकर संकेत देती है। ये उसका हाँ या ना बताने का तरीका है। ओह, तो बताती है कि मुझे कुछ मिला है। हाँ, फिर हैंडलर उसे एक मार्कर देता है। डॉल्फिन वापस जाकर उस सुरंग के पास मार्कर छोड़ आती है ताकि गोताखोर उसे निष्क्रिय कर सके। ये सच में अद्भुत है, लेकिन लेख में आगे जो बताया गया है वो बहुत गंभीर है। अब कामिकाजे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा कामिकाजे डॉल्फिन्स के इस्तेमाल की चिंताएं जताई गई हैं। एक बेहद बुद्धिमान जीव को सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि एक जीवित टॉर्पीडो में बदल देना, ये तो विज्ञान और क्रूरता की अजीब सी सीमा रेखा है। ये इस विषय का सबसे अंधकारमय पहलू है। कामिकाजे शब्द का इस्तेमाल आत्मघाती अभियानों के संदर्भ में किया जाता है, जहां जानवरों के शरीर पर विस्फोटक बांध दिए जाएं। क्या अमेरिका या रूस आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ मानते हैं? नहीं, अमेरिकी नौसेना हमेशा ये स्पष्ट करती है कि उनकी डॉल्फिन का उपयोग केवल चीजों का पता लगाने के लिए होता है, न कि आत्मघाती अभियानों के लिए। उनका तर्क क्या होता है? वो कहते हैं कि एक डॉल्फिन को प्रशिक्षित करने में इतने साल और पैसा लगता है कि उसे एक ही मिशन में नष्ट करना तार्किक नहीं है। हाँ, वो भी है। लेकिन जो भी हो, जीवित हार्डवेयर की ये अवधारणा अपने आप में नैतिकता के कई गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल करती है। जब हम एक संवेदनशील प्राणी को हथियारों के रूप में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और पशु अधिकारों का क्या? पशु अधिकार संगठनों ने लंबे समय से इस प्रथा का विरोध किया है। उनका कहना है कि इन जीवों को युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में ढकेलना अमानवीय है। तो फिर उन पर कोई रोक क्यों नहीं लगाता? क्योंकि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो उनकी आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर सब कुछ इतना गोपनीय है तो इन महाशक्तियों पर कौन नजर रख रहा है? सच्चाई यही है कि इन कार्यक्रमों से जुड़ा अधिकांश डेटा बेहद गोपनीय रखा जाता है। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है और किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय नियमन लगभग असंभव हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल का इस्तेमाल अक्सर नैतिक बहसों को खत्म करने के लिए ही किया जाता है। मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता? फिलहाल तो स्थिति यही है। सेंशिएंट जीवों को, यानी भावना रखने वाले जीवों को, मानव संघर्ष में मोहरा बनाने की ये बहस भविष्य में और भी जटिल होने वाली है। ये एक बहुत ही भारी सच्चाई है। इस गहरे अध्ययन का समापन करते हुए अगर हम देखें तो 5.3 बुद्धिमत्ता वाली डॉल्फिन की जैविक सोनार क्षमताएं उन्हें ब्लैक सी और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे हॉटस्पॉट्स में एक अहम हथियार बना चुकी हैं। हाँ, और ये एक ऐसी नैतिक बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। अब अंत में सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस सारी जानकारी से ही निकलता है। जी। अगर इन जीवों की आंतरिक बुद्धिमत्ता इतनी अधिक है कि इंसान अपनी सबसे उन्नत तकनीक से भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता और इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है, तो क्या हो सकता है? तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब ये जीवित हार्डवेयर इस इंसानी युद्ध और इसके विनाशकारी परिणामों को पूरी तरह समझने लगेंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। और अगर उन्होंने इंसानी आदेशों को मानने से इनकार कर दिया तो उस असीमित प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को इंसान कैसे नियंत्रित करेगा जिसे वो आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है? श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए